सो हे गाइज, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग हब। तो गाइज इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्वेइंग की। जी हाँ, जैसे आपने थंबनेल में देखा कि एक सिंगल लेक्चर में सर्वेइंग का कंप्लीट सिलेबस करेंगे। फिर चाहे आप जेके एसएसबी जेईई सिविल एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो या एसएससी जेईई सिविल एग्जाम के लिए। देखो इस वीडियो में जो मैंने क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं वो सारे ऐसे क्वेश्चन जो रिसेंट ईयर में किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्जाम सिविल इंजीनियरिंग के एग्जाम में पूछे गए। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं आप सबके लिए। आप इन क्वेश्चंस को करके जाइएगा किसी भी एग्जाम में और आपको सर्विंग सब्जेक्ट कंप्लीट यहाँ से हो जाएगा सिंगल वीडियो से। देखो यहाँ पे मैं हर एक चीज़ को डिटेल्ड वाइज नहीं कराऊंगा, खाली एमसीक्यूज और थोड़ी बहुत उनकी एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, द लिमिटिंग लेंथ ऑफ एन ऑफसेट डज नॉट डिपेंड अपॉन। कह रहा है जो लिमिटिंग लेंथ होती है ऑफसेट की वो किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करती। सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए लिमिटिंग लेंथ ऑफसेट की क्या होती है। देखो चैन सर्वेइंग में ऑफसेट्स होते हैं, परपेंडिकुलर ऑफसेट, ऑब्लिक ऑफसेट, जिसपे हम जो एरिया की डिटेल है वो मार्क करते हैं। ठीक है, तो ये जो लिमिटिंग लेंथ होती है, मैक्सिमम लेंथ ऑफसेट की जो चैन सर्वे में अलो होती है वो इतनी होती है कि जिससे जो एरर है वो कभी भी एक्सीड ना हो 0.025 सेंटीमीटर, यानी 0.25 mm। तो ये लिमिटिंग लेंथ ऑफसेट की डिपेंड करती है स्केल ऑफ मैप पे, एक्यूरेसी डिज़ाइन पे, नेचर ऑफ ग्राउंड पे, मेथड ऑफ सेटिंग आउट, परपेंडिकुलर पे। तो ये कभी भी डिपेंड नहीं करती इंडेफिनेट फीचर्स टू बी सर्वेड के। तो याद रखिएगा किस चीज़ पे जो लिमिटिंग लेंथ ऑफसेट की वो डिपेंड करती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपकी स्क्रीन पर, इन ए मैट्रिक चैन नंबर ऑफ लिंक्स पर मीटर रन कैन बी। अब जो मैट्रिक चैन होती है, ठीक है, उसमें जो नंबर ऑफ लिंक्स है वो कितने होते हैं। अब देखो मैं आपको बता दूं कि जो चैन होती हैं वो दो तरह की होती है, मैट्रिक चैन और नॉन मैट्रिक चैन। जो मैट्रिक चैन है वो दो तरह की होती है, 20 मीटर और 30 मीटर। 20 मीटर वाली चैन में 100 लिंक होते हैं, यानी हर एक लिंक जो है वो 20 सेंटीमीटर का होता है। तो इसकी एक्यूरेसी होनी चाहिए 20 मीटर प्लस माइनस 5 mm तक। ठीक है, और 30 मीटर की चैन में 150 लिंक होता है, यानी हर एक लिंक यहाँ भी 20 सेंटीमीटर का होता है और ये एक्यूरेट होनी चाहिए 30 मीटर प्लस माइनस 8 mm। तो अब इसने पूछा क्या था कि मैट्रिक चैन में कितने लिंक्स होते हैं 1 मीटर में। देखो 20 सेंटीमीटर का एक लिंक और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, 100/20 करोगे तो 5, तो 1 मीटर में 5 लिंक्स होते हैं। तो याद रखिएगा मैट्रिक चैन में हर एक लिंक 20 सेंटीमीटर का होता है, चाहे 20 मीटर की चैन हो, 30 मीटर की चैन हो, और 1 मीटर में 5 लिंक होते हैं। अब देखो जो नॉन मैट्रिक चैन्स होती हैं वो 3 है हमारे पास। तो इनको याद रखने के लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। आप ग्रेट याद रखिए, ग्रेट। देखो GREAT मत याद कीजिए, ग्रेट। ठीक है, एक सीक्वेंस बन जाएगा, गंटर चैन, रेवेन्यू चैन, इंजीनियर चैन, ग्रेट। जो गंटर चैन है ये 66 फीट की होती है, इसमें 100 लिंक होते हैं। ठीक है, तो GS इसको सर्वेयर चैन भी कहते हैं। इसकी लेंथ 20 मीटर और 22 यार्ड होती है गंटर चैन की। ठीक है, फीट में 66 फीट, मीटर में 20 मीटर और यार्ड्स में 22 यार्ड। रेवेन्यू चैन जो है वो 33 फीट की होती है, 16 लिंक होते हैं, कैडेस्ट्रल सर्वे के लिए इस्तेमाल होती है। इंजीनियर चैन 100 फीट की होती है और 1 फीट का एक लिंक होता है और टोटल लेंथ इसकी मीटर में 30.5 मीटर होती है। तो ये रेलवे वर्क में ज़्यादा यूज़ होती है। तो मैट्रिक चैन मैंने आपको बताया 20 और 30 मीटर, 100 लिंक होते हैं। ठीक है, 20 मीटर वाली चैन में और 150 लिंक होते हैं 30 मीटर वाली चैन में, और हर लिंक होता है 20 सेंटीमीटर का, चाहे 20 मीटर की चैन हो या 30 मीटर की चैन हो। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपकी स्क्रीन पर, स्केल रिप्रेजेंटिंग आइदर 3 यूनिट्स और ओनली 1 यूनिट एंड इट्स फ्रैक्शन अप टू सेकंड प्लेस ऑफ डेसिमल पॉइंट इज। क्या कहते हैं, एक ऐसा स्केल जो 3 यूनिट्स को रिप्रेजेंट करे या सिर्फ 1 यूनिट को और पॉइंट के बाद 2 प्लेसेस तक जो फ्रैक्शंस हैं उनको रिप्रेजेंट करे, उसको कहते हैं डायगोनल स्केल। याद रखिएगा। देखो मैं आपको बताता हूँ डायगोनल स्केल होता क्या। इंजीनियरिंग में डायगोनल स्केल का यूज़ किया जाता है लेंथ को रीड करने के लिए हायर एक्यूरेसी से। ये रिप्रेजेंट करते हैं एक ऐसा यूनिट जिसमें 3 मल्टीपल डिफरेंट रीडिंग्स होती हैं, जैसे मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। देखो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। जो स्केल यूज़ होते हैं ना स्केल सर्वे में, वो 4 तरह के होते हैं, प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल, वर्नियर स्केल, स्केल ऑफ कॉर्ड्स। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लेन स्केल जो होता है ये मेजर करता है 2 डायमेंशंस ओनली। ठीक है, मतलब ये खाली 2 डायमेंशंस को मेजर करता है, पूरा लिखा नहीं है मैंने यहाँ पे, गलत हुआ था। यानी प्लेन स्केल में से 2 रीडिंग्स को मेजर कर सकते हैं। अब यहाँ पे इस रीडिंग्स को ज़रा देखिए, यहाँ पे 2.20 मीटर, तो 2 मीटर को रीड किया और 2 डेसीमीटर को रीड किया। प्लेन स्केल में हम कभी 2.21 नहीं लिखेंगे, मतलब 2 मीटर, 2 डेसीमीटर और 1 सेंटीमीटर, ये खाली मीटर और डेसीमीटर देगा प्लेन स्केल, उसको प्लेन स्केल कहते हैं। डायगोनल स्केल मेजर करते हैं 3 डायमेंशंस,
अब देखो ये जैसे 2.210 है, ये 3 डायमेंशन को मेजर कर रहा है, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर। अब ये mm को मेजर नहीं करेगा, जैसे 2.215 कभी भी नहीं होगा डायगोनल स्केल में, याद रखिएगा। वर्नियर स्केल मेजर करता है फ्रैक्शनल पार्ट किसी भी ग्रेजुएटेड स्केल के, ठीक है, माइनर रीडिंग्स को। और स्केल ऑफ कॉर्ड्स जो यूज़ होता है, ये यूज़ होता है एंगल को मेजर करने के लिए, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए गाइस, डिफरेंस इन लेंथ ऑफ एन आर्क एंड इट्स सबटेंडेड कॉर्ड ऑन अर्थ सरफेस फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 18.2 किलोमीटर इज। क्या कह रहा है कि देखो अब दो तरह की सर्वेइंग होती है, एक होती है प्लेन सर्विंग, एक होती है ज्योडिक सर्विंग। ज्योडिक सर्विंग में जो अर्थ का कर्वेचर है उसको कंसीडर किया जाता है, लेकिन प्लेन सर्विंग में अर्थ के कर्वेचर को नहीं कंसीडर किया जाता है। यहाँ पे अर्थ को 2 डायमेंशनल माना जाता है, यानी 2 पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो स्ट्रेट होगा, और ज्योडिक सर्विंग में ये आर्क डिस्टेंस या कर्व डिस्टेंस होगा। तो अब कह रहा है अगर आर्क डिस्टेंस 18.2 किलोमीटर हम मेजर करें और उन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच में हम प्लेन सर्विंग से डिस्टेंस मेजर करें, तो ये जो ज्योडिक सर्विंग है इसमें कितना डिस्टेंस एक्स्ट्रा आता है, तो 1 सेंटीमीटर का एरर आता है फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 18.2 किलोमीटर, याद रखिएगा गाइस। अब एक इंपॉर्टेंट नोट देखिए, देयर आर 2 मेथड्स ऑफ फॉर डिटरमाइनिंग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑन स्लोपिंग ग्राउंड। देखो अगर हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है वी कैन इजीली मेजर दैट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ चेन और टेप, बट अगर ग्राउंड स्लोपी है, ठीक है, इंक्लाइंड है, तो वहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मेजर करने के लिए 2 मेथड्स होते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में हम स्टेपिंग मेथड यूज़ करते हैं, मतलब यहाँ पे वर्टिकली कोई चीज़ लगा दी, यहाँ पे लगा दी, दोनों के बीच में मेजर किया, एक स्पैन, दूसरा स्पैन, तीसरा, ऐसे कंटिन्यूसली लॉन्ग एंड ट्रेडिशियस मेथड है, बट ये डायरेक्ट स्टेपिंग मेथड से हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। इनडायरेक्ट मेथड में हम 3 तरीके से करते हैं, बाय मेजर ऑफ इंक्लिनेशन, जैसे इस स्लोप का हॉरिजॉन्टल के साथ इंक्लिनेशन कितना है उसे डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं। बाय मेजरिंग डिफरेंस ऑफ लेवल, यहाँ का लेवल और यहाँ का लेवल डिफरेंस कितना है उससे हम ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाल सकते हैं। और तीसरा हाइपोटेन्यूज अलोवेंस, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपकी स्क्रीन पर, ए वेल कंडीशन ट्राइंगल हैज़ एंगल्स, ठीक है, एक जो वेल कंडीशन ट्राइंगल होती है चेन सर्विंग में, ऐसी ट्राइंगल होती है जिसका कोई भी एंगल 30 डिग्री से कम ना हो और कोई भी एंगल 120 डिग्री से कम ना हो, याद रखिएगा। अब देखो जो एरर होते हैं चेन सर्विंग में 2 तरह के आते हैं, कंपनसेटिंग एरर और क्यूमुलेटिव एरर्स। कंपनसेटिंग एरर जो होते हैं ना, ये वो एरर्स होते हैं जो एक स्टेशन पे आए दूसरे पे नहीं भी आ सकते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं कि ये हमारे बढ़ेंगे, जैसे जैसे काम बढ़ेगा ये एरर पॉजिटिव भी आ सकते हैं, नेगेटिव भी आ सकते हैं, तो इसलिए इनको हम कंपनसेट कर देते हैं, ये खुद कंपनसेट हो जाते हैं। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं टू द स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ ऑफ लाइन। बट क्यूमुलेटिव एरर ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं लेंथ ऑफ लाइन के, जितनी ज़्यादा मेजरमेंट आप करोगे अगर ये एरर है तो ये उतने ही ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। फॉर एग्जांपल आप जिस चैन का यूज़ कर रहे हो आपकी डिजिग्नेशन के हिसाब से वो 30 मीटर की है, बट वो 13.5 मीटर की है, तो एक चैन में 0.5 मीटर का एरर है, तो 15 चैन आप मेजर करते हो तो 15 × 0.5 मतलब 4.5 मीटर का एरर आ जाएगा। तो ऐसे ही 7.5 मीटर का, तो ऐसे ये जो एरर है ये बढ़ते जाते हैं। तो ये क्यूमुलेटिव एरर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं लेंथ ऑफ लाइन के, और कंपनसेटिंग इन्वर्सली होते हैं स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ ऑफ लाइन के। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए गाइस, परमिसिबल लिमिट ऑफ एरर इन चेनिंग फॉर मेजरमेंट ऑन रफ और हिली ग्राउंड इज। अब अगर रफ और हिली ग्राउंड में हम चेनिंग करें तो वहाँ पे परमिसिबल लिमिट एरर की कितनी है, 1 in 250, मतलब 250 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर एरर अलाउड है अगर आप रफ और हिली ग्राउंड में चेनिंग कर रहे हो। उसके बाद फ्रेंच क्रॉस स्टॉक के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे राइट एंगल सेट किया जाता है सर्वे लाइन पे, तो इससे हम 45 डिग्री और 90 डिग्री एंगल चेन लाइन पे सेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इन केस ऑफ डायरेक्ट वर्नियर स्केल, तो मैंने बताया था वर्नियर स्केल स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन को रीड करता है। इट हैज़ डिवीजन स्लाइटली शॉर्टर देन दोज ऑफ मैन स्केल, तो मैन स्केल से कम डिवीजन होती हैं इसकी। इट इंक्रीजेज इन द सेम डायरेक्शन एज डेट ऑफ मैन स्केल, तो इसमें जो रीडिंग वाली जो रीडिंग्स है ना वो उसी डायरेक्शन में बढ़ती हैं जिस डायरेक्शन में मैन स्केल की बढ़ती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आपकी स्क्रीन पर, What is the difference between the sum of interior angles of a plane triangle and spherical triangle for a area of 195 square kilometer on the earth surface? अब देखो मैंने आपको बताया था कि एक होती है प्लान सर्वेइंग, एक जियोडेटिक। तो जियोडेटिक सर्वेइंग में प्लान सर्वेइंग से 18.2 किलोमीटर लेंथ में 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा डिस्टेंस आता है। अब प्लान सर्वेइंग में जो ट्राइंगल बनती है उसको कहते हैं प्लान ट्राइंगल, और जियोडेटिक में जो बनती है स्फेरिकल ट्राइंगल। अब प्लान ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम अगर करो आप 196 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के लिए और स्फेरिकल ट्राइंगल का भी करो, तो प्लान ट्राइंगल का जो सम है वो एक्स्ट्रा आता है कितना, 1 सेकेंड एक्स्ट्रा आता है फॉर ए डिस्टेंस ऑफ फॉर ए एरिया ऑफ 195
स्क्वायर किलोमीटर। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल सिविल इंजीनियर कि ये सर्वे के कुछ कॉन्सेप्ट आपको पता हो। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए गाइस, एन एरिया ऑफ ए फील्ड इज 250 स्क्वायर centimeter from a shrunk map having shrunk factor of 0.9. Calculate the original area square meter in the field if the original scale of the map is 1 centimeter is equal to 50 मीटर। देखो यहाँ पे shrunk factor क्या होता है और shrunk map क्या होता है। मान लो आपने यही स्केल मान लो इस पे आपने अभी इस टाइम पे एरिया मेजर किया है, ठीक है, किसी मैप बनाया हुआ है किसी एरिया का, ठीक है, और उस एरिया के हिसाब से वो 250 सेंटीमीटर स्क्वायर था उस टाइम पे। अब ये पेपर श्रिंक हो गया। श्रिंक क्या हो गया है कि थोड़ा बहुत इसकी डायमेंशन कम हो गई है, श्रंक हो गया। तो जिस वजह से जो श्रंक फैक्टर है 0.9 है, मतलब जितनी इस पर डायमेंशन जो अगर 10 सेंटीमीटर थी वो सिर्फ अब 9 सेंटीमीटर रह चुकी है। तो अब ओरिजिनल एरिया बताओ फील्ड में क्या होगा अगर ओरिजिनली जो स्केल यूज़ किया था 50 मीटर ग्राउंड डिस्टेंस के लिए 1 सेंटीमीटर यूज़ किया था। सबसे पहले एक्चुअल एरिया मैप पे हमें पता होना चाहिए क्योंकि ये श्रंक एरिया 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो श्रंक एरिया 5 श्रंक फैक्टर का स्क्वायर, क्योंकि एरिया है अगर लेंथ होती तो श्रंक फैक्टर आता, क्योंकि एरिया है स्क्वायर तो श्रंक फैक्टर का स्क्वायर 250 अपॉन 0.9 का स्क्वायर 308.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब एक्चुअल एरिया श्रंक होने के बाद ये 250 सेंटीमीटर स्क्वायर है, बट विदाउट श्रंक ये कितना था 308.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये एक्चुअल एरिया ग्राउंड पे कितना होगा, अब देखो सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 सेंटीमीटर 50 मीटर के बराबर बताया हुआ है। तो एरिया मैप पे कितना है और एरिया स्क्वायर कितना है। एरिया मैप पे 308.64 और 1 सेंटीमीटर को 50 मीटर, तो 1/50 का स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा 77,605 स्क्वायर मीटर। देखिए यहाँ पे एक नोट याद रखिए, जो प्लम्ब लाइंस होती हैं 2 डिफरेंट प्लेसेस पे जियोडेटिक सर्वेइंग में वो इंटरसेक्ट करती हैं सेंटर ऑफ अर्थ पे, वहीं प्लान सर्वेइंग में ये पैरेलल होती है एक दूसरे के। देखो जियोडेटिक सर्वेइंग में हम क्या करते हैं 2 पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कर्व मानते हैं। अब प्लम्ब लाइन जो होगी यहाँ पे ऐसे आएगी सेंटर के लिए, ये ऐसे आएगी, ठीक है, इसके नॉर्मल आएगी, तो ये कहीं ना कहीं अर्थ के सेंटर में जाके एक दूसरे से मीट करती हैं। लेकिन प्लान सर्वेइंग में हम स्ट्रेट मानते हैं, तो यहाँ पे अगर हमारी प्लम्ब लाइन ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, दे विल बी पैरेलल, ठीक है, अर्थ सरफेस पे एक दूसरे के, अगर हम प्लान सर्वेइंग कंसिडर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, व्हाट इज द कॉमन स्केल अडॉप्टेड इन द फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन फॉर द फॉरेस्ट मैप। अब रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या होता है, ये डायमेंशन ऑन मैप डिवाइडेड बाय एक्चुअल डायमेंशन या ग्राउंड डायमेंशन। तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन फॉरेस्ट मैप के लिए कितना लेते हैं, तो याद रखिएगा फॉरेस्ट मैप के लिए 0.25 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर लेते हैं मैप पे। वहीं जियोग्राफिकल मैप के लिए 160 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर मार्क किया जाता है। लोकेशन मैप के लिए 5 से 25 मीटर को 1 सेंटीमीटर। कैडेस्ट्रल मैप के लिए 10 से 50 मीटर को 1 सेंटीमीटर। बिल्डिंग के लिए याद रखिएगा 10 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। टोपोग्राफिकल के लिए 2.5 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर। फॉरेस्ट मैप के लिए 0.25 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर। टाउन प्लानिंग के लिए 50 to 100 मीटर को 1 सेंटीमीटर। माइंस के लिए 10 to 2.5 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर। और प्रीलिमिनरी सर्वे जो होती है रोड्स की या रेलवे की, वहाँ पे 10 से 60 मीटर को 1 सेंटीमीटर मार्क किया जाता है। अब गाइस क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कह रहा है मैग्नेटिक बियरिंग अगर सूरज की, ठीक है, दोपहर के टाइम में साउदर्न हेमिस्फीयर पे 167 डिग्री है मैग्नेटिक बियरिंग, तो मैग्नेटिक डेक्लिनेशन क्या होगा। देखो हमें पता है कि अगर दोपहर के टाइम साउदर्न हेमिस्फीयर में सूरज हो तो इसकी ट्रू बियरिंग 180 डिग्री होती है, बट मैग्नेटिक 167 है, तो मैग्नेटिक डेक्लिनेशन कितना है। देखो कैसे निकलेगा, ध्यान से समझिएगा। ये नॉर्थ साउथ मान लो हमारे कोऑर्डिनेट्स, ये मान लो हमारा ट्रू नॉर्थ है, ठीक है, और ये ट्रू साउथ, ये ईस्ट और वेस्ट। और ट्रू नॉर्थ के हिसाब से नून के टाइम में साउदर्न हेमिस्फीयर पे अगर सूरज है तो उसकी जो बियरिंग है वो कितनी होनी चाहिए, एग्जैक्टली 180 डिग्री। बट ये क्या कह रहा है कि इसकी मैग्नेटिक बियरिंग 167 डिग्री है, मतलब ये जो मैग्नेटिक नॉर्थ है वहाँ से 167 डिग्री है, तो यहाँ से अगर ये कितना है 180, तो मान लो मैग्नेटिक नॉर्थ कहीं यहाँ पे होगा, क्योंकि 180 से कम है 167 है, तो यहाँ से सूरज कितना है 167 डिग्री है, ठीक है। तो 180 में से 167 निकालो 13 डिग्री आता है, मतलब डेक्लिनेशन 13 डिग्री है। लेकिन किस तरफ है, देखो ट्रू नॉर्थ से अगर मैग्नेटिक नॉर्थ ईस्ट की तरफ है
तो इसको ईस्ट डेक्लिनेशन कहते हैं। और वहीं अगर ट्रू नॉर्थ से मैग्नेटिक नॉर्थ जो है वो वेस्ट की तरफ, वो वेस्ट डेक्लिनेशन कहलाता है। तो यहाँ पे 13 डिग्री ईस्ट हमारी डेक्लिनेशन हो रही है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए गाइस, द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्लोज ट्रैवर्स इज इक्वल टू, जो भी हमारा क्लोज ट्रैवर्स होता है, ठीक है, ट्रैवर्स क्या होता है, एक ऐसी फिगर जिसकी बहुत सारी साइड्स हो, ठीक है, तो उस ट्रैवर्स जो भी ट्रैवर्स होते हैं उसमें इंटीरियर एंगल्स कितने होते हैं, इट इज इक्वल टू 2n-4 इंटू राइट एंगल 90 डिग्री। एन हो गया नंबर ऑफ साइड्स उस ट्रैवर्स के, याद रखिएगा 2n-4 इंटू 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इंक्लिनेशन ऑफ द कंपास नीडल टू द हॉरिजॉन्टल टुवर्ड्स द पोल इज कॉल्ड, जो हमारी कंपास नीडल होती है इसकी जो इंक्लिनेशन होती है पोल की तरफ, ठीक है, जो हमारा नॉर्थ पोल होता है अर्थ का, उसकी तरफ जो इंक्लिनेशन होती है उसको क्या कहते हैं, उसको डिप कहते हैं, याद रखिएगा। डिप कंपास नीडल की वैरी करती है प्लेस टू प्लेस, जो डिप होता है कंपास नीडल की वो वैरी करती है प्लेस टू प्लेस, मतलब जो हॉरिजॉन्टल टू द हॉरिजॉन्टल टुवर्ड द पोल इज कॉल्ड डिप, तो ये वैरी करती है। तो ये 0 होती है इक्वेटर पे और मैक्सिमम होती है पोल पे। देखिए जैसे ये मान लो हमारी अर्थ है, तो ये इक्वेटर लाइन होती है और ये हमारे नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल होती है। तो इक्वेटर पे ये जो डिप है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल से जो डेक्लिनेशन है, मान लो हमारी जो डेक्लिनेशन है अभी वो यहीं पे है इक्वेटर पे, तो ये 0 डिग्री डिप होगी। वहीं हॉरिजॉन्टल से अगर ये नॉर्थ पोल पे होगी तो ये बिल्कुल 90 डिग्री होगी। तो इन बिटवीन इक्वेटर और पोल के ये 0 से 90 डिग्री तक कुछ भी डिप हो सकती है। आई होप गाइज आप समझ गए इस चीज़ को कैसे है। तो एंगल ऑफ डिप इक्वेटर पे 0 होगी, जैसे मैंने आपको बताया, पोल पे 90 डिग्री होगी, डिप किसी पोजीशन पे 0 से 90 डिग्री तक आ सकती है। अब इम्पॉर्टेंट नोट देखिए, एक ये जो स्पाइरल टेस्ट होता है, स्पाइरल टेस्ट, ये थियोडोलाइट इंस्ट्रूमेंट पे किया जाता है उसकी परपेंडिकुलरिटी को चेक करने के, हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस के एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं या नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आपकी स्क्रीन पर, When the theodolite is in proper adjustment, the condition must be satisfied। देखो गाइस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कहूँगा थियोडोलाइट सर्विंग से, क्योंकि इसमें से कोई ना कोई चीज़ पूछते हैं। अगर थियोडोलाइट प्रॉपरली एडजस्ट किया हुआ है तो इसमें क्या क्या कंडीशनें सेटिस्फाइड होनी चाहिए। पहला, एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल इज परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस, जो प्लेट लेवल का एक्सिस है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए वर्टिकल एक्सिस के बिल्कुल सही, मतलब ये याद रखिएगा। दूसरी एडजस्टमेंट क्या होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल एक्सिस वर्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, बिल्कुल सही। लाइन ऑफ कॉलिमेशन एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस की 90 डिग्री पे होनी चाहिए। देखो मैं अब डायग्राम से हर चीज़ समझाऊंगा नहीं, आप याद रखिए जो लाइन ऑफ कॉलिमेशन एक्सिस है, मतलब ये जो लाइन ऑफ कॉलिमेशन एक्सिस है ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस हमारी ऐसे होती है इंस्ट्रूमेंट की, तो इसके 90 डिग्री पे होनी चाहिए। एक्सिस अल्टीट्यूड बबल का पैरेलल होना चाहिए लाइन ऑफ कॉलिमेशन के, मतलब ये जो लाइन ऑफ कॉलिमेशन है ये राइट एंगल पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस के, और एक्सिस ऑफ एल्टीट्यूड बबल भी राइट एंगल हॉरिजॉन्टल एक्सिस के, और एक्सिस ऑफ एल्टीट्यूड बबल लाइन ऑफ कॉलिमेशन के पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है, जब इंस्ट्रूमेंट हॉरिजॉन्टल हो और वर्टिकल सर्कल रीड कराना चाहिए एंगल 0। अब देखिए रिलेटिव एरर इफ द क्लोजर इज द रेशियो ऑफ, ठीक है, रिलेटिव एरर किसके बराबर होता है, रिलेटिव एरर होता है क्लोजर एरर अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रैवर्स। अब देखो थियोडोलाइट सर्वेइंग में क्लोजिंग एरर क्या होता है, अगर समेशन ऑफ लैटिट्यूड और समेशन ऑफ डिपार्चर 0 नहीं आता, ठीक है, तो वहाँ पे एक एरर बनता है जिसको क्लोजिंग एरर कहते हैं। ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ लैटिट्यूड का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ डिपार्चर का स्क्वायर, जो एरर है। तो क्लोजिंग एरर डिवाइडेड बाय पेरीमीटर ऑफ ट्रैवर्स, इसको रिलेटिव एरर कहते हैं। अब लीस्ट काउंट थियोडोलाइट का 20 सेकंड्स होता है, याद रखिएगा, और ये एंगल्स मेजर करता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। लीस्ट काउंट कंपास का 30 मिनट होता है अगर प्रिज्मेटिक कंपास है, ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल एंगल्स मेजर कर सकते हैं। स्टाफ का लीस्ट काउंट 5 mm है, ठीक है, जो लेवलिंग में इस्तेमाल होता है वर्टिकल डिस्टेंसेस को मापने के लिए। और सर्वेयर कंपास का मिनिमम काउंट 15 मिनट है, 15 मिनट्स होता है। और प्रिज्मेटिक कंपास होल सर्कल बियरिंग में रीडिंग्स देता है, और सर्वेयर कंपास रिड्यूस्ड बियरिंग जिसको क्वाड्रिलेटरल बियरिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए गाइस, द करेक्शन इन एलिवेशन ड्यू टू द कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन इज प्रोपोर्शन टू, जो करेक्शन होती है ना एलिवेशन में, कर्वेचर करेक्शन और रिफ्रैक्शन करेक्शन, वो किसके प्रोपोर्शन होती है। सबसे पहले बता दूं, जो कर्वेचर के लिए करेक्शन लगाई जाती है लेवलिंग में, वो CC इट इज़ इक्वल टू 0.07849 d का स्क्वायर, और D है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो हमने मेजर किया है, और ये हमेशा नेगेटिव होती है। और करेक्शन रिफ्रैक्शन के लिए 0.0112 d का स्क्वायर, और ये हमेशा पॉजिटिव होती है। अब देखो गाइस, ये कर्वेचर करेक्शन नेगेटिव ही क्यों होती है। मान लो ये हमारा
जो है मीन सी लेवल है, और यहाँ से हम ये जो है ये बेंचमार्क है, इसका जो डिस्टेंस है वर्टिकल डिस्टेंस मापते हैं, दिस इज कॉल्ड आर रिड्यूस लेवल। तो अब मान लो यहाँ पे स्टाफ है और अर्थ कर्वेचर, अर्थ जो है हमारी वो कर्व में होती है, मतलब कर्वेचर है। तो अब यहाँ से अगर हम यहाँ से स्टाफ को देखेंगे तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट जाएगी, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट। और अगर हम कर्व के मुकाबले देखें तो वो थोड़ी सी ऊपर जाती है, तो एक्चुअल में हमारा लेवल जो है वो थोड़ा नीचे है। मतलब अगर अर्थ के कर्वेचर के हिसाब से चलें हम, तो हमारा जो लेवल है वो यहाँ पे बनता है, मतलब टोटल लेवल यहाँ पे बनता है, बट हमने ये लिया, तो इसीलिए हमें एक्चुअल रीडिंग के लिए माइनस करना पड़ता है कितना, 0.07849 डे का स्क्वायर। अब रिफ्रैक्शन के लिए पॉजिटिव क्यों होती है, अब यहाँ पे देखियो जो रे ऑफ लाइट होती है हमारे देखने से वो थोड़ी सी बेंट हो जाती है डाउन, बट वो होनी ऐसे चाहिए। तो ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस अब बेंड डाउन होता है एटमॉस्फेयर की वजह से, इस कोरेक्शन को अप्लाई किया जाता है, इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन कोरेक्शन। और ये रिफ्रैक्शन कोरेक्शन पॉजिटिव होती है और ये 7 टाइम्स लेस होती है कर्वेचर कोरेक्शन से, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए जो कंबाइंड कोरेक्शन है, मतलब कर्वेचर और रिफ्रैक्शन की भी नेगेटिव आएगी 0.06728 डी का स्क्वायर। तो कोरेक्शन ड्यू टू कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन, ये भी फॉर्मूला याद रखिए 6d²/7/2r। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, मल्टीप्लाइंग एंड एडिटिव कांस्टेंट ऑफ ए टैकोमीटर आर। अब देखो मल्टीप्लाई टैकोमीटर सर्विंग में जिससे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस मेजर किए जाते हैं रफ या जो हिली टेरेन है उनका, तो यहाँ पे मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट होता है f/i, जो जनरली 100 लिया जाता है। f फोकल लेंथ होता है इंस्ट्रूमेंट का और i होता है इमेज डिस्टेंस, ये जनरली 100 लिया जाता है। एडिटिव कांस्टेंट लिया जाता है f+d, f फोकल लेंथ तो d आ गया, ये होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रूनियन एक्सिस और जो हमारा सेंटर होता है इंस्ट्रूमेंट का, तो ये जनरली 30 से 60 सेंटीमीटर लिया जाता है। टैकोमीटर जिनमें एडिशनल कन्वेक्स लेंस डाल दिया जाता है, जिसको एनालिटिक लेंस कहते हैं, ताकि एडिटिव कांस्टेंट को 0 कर सकें, याद रखिएगा। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 19 देखिए आपकी स्क्रीन पर, कह रहा है करेक्ट एक्सप्रेशन क्या है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट और स्टाफ के बीच में निकालने के लिए अगर एनालिटिक लेंस यूज़ हो रहा है। तो देखो जो एक्सप्रेशन है ये होता है मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट इनटू स्टाफ इंटरसेप्ट प्लस एडिटिव कांस्टेंट। तो एडिटिव कांस्टेंट 0 हो जाता है एनालिटिक लेंस में, तो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट 100 होता है, मैंने आपको बताया, तो इट विल बी इक्वल टू 100 इंटू एस जो है स्टाफ इंटरसेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए आपकी स्क्रीन पर, द मैग्निफिकेशन इन दी टेलीस्कोप इन टैकोमीटर शुड बी एटलीस्ट। जो टेलीस्कोप है टैकोमीटर, उसमें जो टेलीस्कोप लगता है उसकी मैग्निफिकेशन 20 to 30 डायमीटर्स होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21, द बबल ट्यूब पैरेलल टू टेलीस्कोप ऑफ ए थियोडोलाइट शुड बी मोर सेंसिटिव सिंस इट कंट्रोल्स। जो बबल ट्यूब होती है वो टेलीस्कोप के पैरेलल होती है थियोडोलाइट में, तो ये ज़्यादा सेंसिटिव होती है। क्यों? क्योंकि ये कंट्रोल करती है हॉरिजॉन्टल एक्सिस को। जो बबल ट्यूब होती है ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस को कंट्रोल करती है, क्योंकि देखो ना, हम जब लेवलिंग करते हैं या थियोडोलाइट सर्विंग में करते हैं तो सबसे पहले जो बबल है उसको सेंटर में लाते हैं, और सेंटर में आने के बाद वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस हमें बताता है कि अभी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है, तो ये कंट्रोल करती है हॉरिजॉन्टल एक्सिस को, इसलिए ज़्यादा सेंसिटिव होता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, द डिफरेंस बिटवीन फेस लेफ्ट एंड फेस राइट ऑब्जर्वेशन ऑफ ए थियोडोलाइट इज 3 मिनट, द एरर इज। अब देखो फेस लेफ्ट से रीडिंग ली, फेस राइट से रीडिंग ली, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस 3 मिनट का आ रहा है, मतलब 2 ऑब्जर्वेशन है 3 मिनट, तो एक ऑब्जर्वेशन में एरर कितना होगा, जितना डिफरेंस आ रहा है डिवाइडेड बाई 2, 3 डिवाइडेड बाई 2 1 मिनट और 30 सेकंड, क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, द एंगल बिटवीन द प्रोलॉन्गेशन ऑफ ए प्रोसीडिंग लाइन एंड द फॉरवर्ड लाइन ऑफ ए ट्रैवर्स। अब ट्रैवर्स जैसे 2 तरह के होते हैं, क्लोज्ड और ओपन। अगर जो फर्स्ट स्टेशन है वो लास्ट स्टेशन से मीट करता है या इंटरविजिबल है तो उसको कहते हैं ओपन क्लोज ट्रैवर्स। और अगर जो फर्स्ट स्टेशन है वो लास्ट स्टेशन से मीट ना करे, जैसे रोड्स, कैनल्स, रेलवे की सर्विस में, उसको कहते हैं ओपन ट्रैवर्स। तो जैसे जो ये हमारी फॉरवर्ड लाइन है, ठीक है, तो अगर जो एंगल है प्रीसीडिंग लाइन है, ठीक है, इसको हम बढ़ा दें और इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी जो प्रीसीडिंग लाइन है इनके बीच का जो एंगल, इसको कहते हैं डिफ्लेक्शन एंगल। अगर जो हमारी पहली वाली लाइन है ये बढ़ते बढ़ते जो दूसरी लाइन है वो इसके लेफ्ट पे निकले, इसको लेफ्ट डिफ्लेक्शन एंगल कहते हैं, इसको नेगेटिव से भी डिनोट करते हैं। और अगर इसके राइट में निकले तो राइट डिफ्लेक्शन एंगल, जिसको पॉजिटिव कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, इज द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ ए ऑप्टिकल स्क्वायर इज बेस्ड ऑन। जो ऑप्टिकल स्क्वायर है उसका जो प्रिंसिपल है वो किस पे काम करता है, डबल रिफ्लेक्शन पे। और ये इंस्ट्रूमेंट भी इस्तेमाल होता है राइट एंगल सेट करने के लिए चैन लाइन पे, और ये ज़्यादा कन्वीनियंट और एक्यूरेट है क्रॉस टॉप से राइट एंगल सेट करने के लिए।
क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, द फोर बियरिंग ऑफ ए लाइन ए बी एंड बी सी आर 40 डिग्री एंड 120 डिग्री। मतलब दो लाइन है ए बी जिसकी फोर बियरिंग है 40 डिग्री और दूसरी की फोर बियरिंग है बी सी की 120 डिग्री। तो इंक्लूडेड एंगल क्या होगा इन लाइंस के बीच में, मतलब ए बी सी या एंगल बी क्या होगा। देखो ये एंगल बी किसके बराबर होगा, अगर हमें यहाँ से यहाँ तक एंगल पता हो, इसको कहेंगे हम बैक बेयरिंग ऑफ लाइन ए बी। बैक बेयरिंग ऑफ लाइन ए बी में से फोर बियरिंग बी सी के माइनस करो, बैक बेयरिंग इस लाइन की क्या होगी 40 डिग्री, और देखो इसको ऐसे 40 और स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री, तो 180 प्लस 40 हो जाएगा 220 डिग्री माइनस 120 डिग्री 100 डिग्री, जो इंक्लूडेड एंगल होगा बी। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, इफ द सम ऑफ नॉर्थिंग ऑफ ए ट्रैवर्स एक्सीड्स द सम ऑफ साउथिंग बाय 1 मीटर एंड सम ऑफ ईस्टिंग एक्सीड्स द सम ऑफ वेस्टिंग बाय 1 मीटर, द रिजल्टेंट क्लोजिंग एरर एंड इट्स ट्रू बियरिंग आर। अब देखो क्या कह रहा है, जो सम ऑफ नॉर्थिंग है, समेशन ऑफ लैटिट्यूड जो है वो पॉजिटिव आता है, क्योंकि नॉर्थिंग ज़्यादा ये पॉजिटिव वैल्यूज़ होती है, साउथिंग नेगेटिव, 1 मीटर पॉजिटिव है। वैसे ईस्टिंग और वेस्टिंग का डिफरेंस 1 मीटर, ये भी पॉजिटिव है। तो रिजल्टेंट क्लोजिंग एरर और ट्रू बियरिंग क्या होगा, देखो रिजल्टेंट क्लोजिंग एरर होता है समेशन ऑफ जो एरर आया था लैटिट्यूड में प्लस डिपार्चर में, तो साउथिंग में 1 मीटर, इसमें 1 मीटर, रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2 रूट ऑफ 2, ये क्लोजिंग एरर आया। ट्रू बियरिंग क्या होता है, ये होता है tan थीटा डिपार्चर अपॉन लैटिट्यूड 1/1, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1, तो ये 40 डिग्री आया, तो 40 डिग्री पॉजिटिव, तो ये नॉर्थ और ईस्ट क्वाड्रेंट में आएगा। फॉर क्लोजिंग एरर मस्ट बी जीरो। अब ये क्लोजिंग एरर जीरो आने के लिए जो समेशन है लैटिट्यूड का, मतलब समेशन ऑफ नॉर्थिंग मस्ट बी इक्वल टू साउथिंग और ईस्टिंग मस्ट बी इक्वल टू वेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, इस लैटिट्यूड और डिपार्चर पे थियोडोलाइट सर्विंग से। लैटिट्यूड क्या होता है, ये देखो ये क्वाड्रेंट देखो, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट और ये वेस्ट है। तो ये सर्वे लाइन है कोई, अब इस सर्वे लाइन के दो कोऑर्डिनेट्स बनते हैं, एक बनता है नॉर्थ साउथ के पैरेलल, ठीक है, जिसको लैटिट्यूड कहेंगे, और कोऑर्डिनेट सर्वे लाइन का वेस्ट और ईस्ट लाइन पे उसको कहेंगे हम डिपार्चर। तो लैटिट्यूड क्या होता है, डिस्टेंस मेजर पैरेलल टू नॉर्थ साउथ लाइन, और डिपार्चर क्या होता है, डिस्टेंस मेजर पैरेलल टू ईस्ट वेस्ट लाइन। अब यहाँ पे देखो ये सर्वे लाइन है, ये बियरिंग है, तो डिपार्चर किसके बराबर हो जाएगा, डिपार्चर हो जाएगा L साइन थीटा और लैटिट्यूड हो जाएगा L कॉस थीटा बेस, ठीक है, तो याद रखिएगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में नॉर्थ और ईस्ट, देखो नॉर्थ पे जो है पॉजिटिव वैल्यू होंगी, ईस्ट की पॉजिटिव, साउथ की नेगेटिव, वेस्ट की नेगेटिव। अब लैटिट्यूड की बात करें तो लैटिट्यूड नॉर्थ से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे दोनों वैल्यू लैटिट्यूड डिपार्चर पॉजिटिव। सेकंड में जो होगा ईस्ट, ये जो क्वाड्रेंट है यहाँ पे डिपार्चर पॉजिटिव, लेकिन साउथ में लैटिट्यूड नेगेटिव। यहाँ पे दोनों नेगेटिव क्योंकि साउथ और वेस्ट है, यहाँ पे वेस्ट में डिपार्चर नेगेटिव और लैटिट्यूड यहाँ पे पॉजिटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो बियरिंग लाइन की निकालनी हो तो ये हो जाएगा डिपार्चर अपॉन लैटिट्यूड, और लेंथ सर्वे लाइन की डिपार्चर का स्क्वायर और लैटिट्यूड का स्क्वायर का होल रूट। अब गाइस क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, तो करेक्शन फॉर सैग इज। अब देखो सैग जो होता है ना, सैग, उसके लिए जो करेक्शन है वो क्या होगी, देखो ये मान लो एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, यहाँ पे हमने चैन स्ट्रेच की, तो यहाँ पे ये जो है ये सैग आया। एक्चुअल डिस्टेंस ये होना चाहिए था, लेकिन सैग की वजह से डिस्टेंस है वो ज़्यादा आता है, तो इसके लिए जो करेक्शन है वो क्या होगी, नेगेटिव, क्योंकि वो जो एक्स्ट्रा है उसको हमें माइनस करना है एक्चुअल डिस्टेंस लाने के लिए। तो जो करेक्शन होती है सैग के लिए वो हमेशा नेगेटिव होता है, क्योंकि सैग की वजह से डिस्टेंस मेजर ज़्यादा होता है। वैसे स्लोप की वजह से डिस्टेंस मेजर ज़्यादा होता है, इसके लिए भी हमेशा करेक्शन नेगेटिव होती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, हाउ डज द साइज ऑफ थियोडोलाइट स्पेसिफाइड। थियोडोलाइट का साइज स्पेसिफाइड होता है लोअर प्लेट के डाया से, जो ग्रेजुएटेड सर्कल की होती है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, प्रिज्मेटिक कंपास और सर्विंग कंपास का डिफरेंस। प्रिज्मेटिक कंपास में ग्रेजुएटेड सर्कल फिक्स होता है नीडल के साथ, तो इसलिए रोटेट नहीं करता साइड के साथ, लेकिन सर्वेयर कंपास में ग्रेजुएटेड सर्कल फिक्स होता है बॉक्स के साथ, इसीलिए ग्रेजुएटेड सर्कल रोटेट होता है लाइन ऑफ साइड के साथ। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो ग्रेजुएटेड सर्कल है वो किस कंपास का रोटेट होता है लाइन ऑफ साइड के साथ, सर्वेयर का रोटेट होता है प्रिज्मेटिक का नहीं। इसमें ग्रेजुएशन होल सर्कल बियरिंग में मिलती है और इसमें रिड्यूस्ड बियरिंग में। इसमें ट्राइपॉड के बिना भी हम रीडिंग्स ले सकते हैं, लेकिन इसमें ट्राइपॉड ज़रूरी है, और इसमें रीडिंग ली जाती है एक प्रिज्म से, और इसमें हम डायरेक्टली ऊपर से देखते हैं और रीडिंग लेते हैं स्लिट से, वर्टिकल हेड स्लिट से। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन वैरीज। मैंने आपको बताया था प्लेस टू प्लेस वैरी करेगी और टाइम के साथ भी वैरी करेगी। और मैग्नेटिक डेक्लिनेशन होता क्या है, ट्रू नॉर्थ से मैग्नेटिक नॉर्थ की जो दूरी है, जो एंगल है, उसको मैग्नेटिक डेक्लिनेशन कहते हैं। और अगर ये ट्रू नॉर्थ से जो मैग्नेटिक नॉर्थ है वो ट्रू नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है तो वेस्ट डेक्लिनेशन, और यही ट्रू नॉर्थ और ईस्ट के बीच में मैग्नेटिक नॉर्थ है तो ईस्ट डेक्लिनेशन।
क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ क्रॉस हेयर्स एंड द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव। अब देखो यहाँ पे ये 2-3 चीज़ें हैं जो हमेशा कंफ्यूज करती हैं, ध्यान से समझिएगा। इसने क्या कहा है, इसने क्या है कि एक ऐसी लाइन जो क्रॉस हेयर है उसको काटते हुए ऑप्टिकल सेंटर ऑब्जेक्टिव तक जो लाइन होती है उसको कहते हैं लाइन ऑफ साइट। और लाइन ऑफ कॉलिमेशन क्या होता है, ये भी ऐसी लाइन होती है जो ज्वाइन करती है इंटरसेक्शन क्रॉस हेयर का ऑप्टिकल सेंटर ऑब्जेक्टिव का, और कंटिन्यू आगे जो लाइन हो उसको कहते हैं लाइन ऑफ कॉलिमेशन। और सिर्फ इंटरसेक्शन क्रॉस हेयर का और ऑप्टिकल सेंटर ऑब्जेक्टिव का उसको लाइन ऑफ साइट। और एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप क्या होता है, ये होता है लाइन जो ज्वाइन करती है ऑप्टिकल सेंटर ऑब्जेक्टिव का और सेंटर आईपीस का, उसको कहते हैं एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। जो सिर्फ सेंटर ऑफ आईपीस और सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव पीस की लाइन को एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, इंटरसेक्शन क्रॉस हेयर के और ऑब्जेक्टिव के सेंटर तक जो लाइन है वो लाइन ऑफ साइट, और जो वो लाइन कंटिन्यू लाइन ऑफ कॉलिमेशन। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, इस करेक्ट सीक्वेंस फॉर टेम्परेरी एडजस्टमेंट ऑफ थियोडोलाइट। अब थियोडोलाइट की करेक्ट एडजस्टमेंट कैसे की जाती है, सबसे पहले सेटिंग होगी, फिर सेंटरिंग। सेंटरिंग क्या होता है कि ग्राउंड स्टेशन के ऊपर उसको एग्जैक्ट सेट करना, लेवलिंग उस इंस्ट्रूमेंट का जो बबल है उसको सेंटर में लाना, और उसके बाद एलिमिनेशन ऑफ पैरालेक्स, ठीक है, जिसमें जो आई पीस ऑब्जेक्ट पीस है उसको हम फोकस करते हैं। 34 सेंसिटिविटी ऑफ ए बबल ट्यूब कैन बी इंक्रीज बाई, जो बबल ट्यूब है उसकी सेंसिटिविटी को कैसे इंक्रीज़ किया जाता है, मतलब कि देखो इसकी सेंसिटिविटी नहीं होनी चाहिए ज़्यादा क्योंकि ये कंट्रोल करती है हॉरिजॉन्टल एक्सिस को, बट इसकी सेंसिटिविटी इंक्रीज़ कैसे होती है, देखो अगर इंटरनल रेडियस ट्यूब का बढ़ेगा तो सेंसिटिविटी बढ़ेगी, डाया बढ़ेगा तो सेंसिटिविटी बढ़ेगी, ट्यूब की लेंथ बढ़ेगी तो सेंसिटिविटी बढ़ेगी, मतलब डाया रेडियस और लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सेंसिटिविटी। वहीं अगर रफनेस कम होगी तो सेंसिटिविटी बढ़ेगी, तो रफनेस जो है वो इंक्रीज़ होनी चाहिए, और विस्कोसिटी भी कम होगी तो सेंसिटिविटी हमारी इंक्रीज़ होगी। रफनेस और विस्कोसिटी में सेंसिटिविटी, मतलब ये दोनों के कम होने पे सेंसिटिविटी इंक्रीज़ होती है, बस ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए गाइस आपकी स्क्रीन पर, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर सेंटरिंग द थियोडोलाइट इन विंडी कंडीशन। देखो विंडी कंडीशन में हम कैसे सेंटरिंग करते हैं, ठीक है, हम वहाँ पे जो प्लम बॉब है उसका यूज़ नहीं करते। आजकल इंस्ट्रूमेंट आते हैं जिन पे ऑप्टिकल प्लमट होता है, मतलब एक जो है डायरेक्टली एक लेज़र लाइट होती है, ठीक है, उससे जो लेज़र है वो नीचे बढ़ती है, तो हम इंस्ट्रूमेंट को रोटेट करते हैं जब तक वो लेज़र पॉइंट जो है डायरेक्टली ग्राउंड स्टेशन के ऊपर ना है, तो ऐसे सेंटरिंग को हम कहते हैं ऑप्टिकल प्लमट। अब नेक्स्ट पेज पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, इज द लाइन नॉर्मल टू द प्लम लाइन इज। जो हमारी प्लम लाइन होती है ना, मैंने आपको बताया था प्लेन सर्विंग और जियोडिक सर्विंग में, मतलब जो अर्थ के जो ग्रेविटी है उसकी तरफ जाती है, तो प्लम लाइन के परपेंडिकुलर जो लाइन है उसको लेवल लाइन कहते हैं। प्लम लाइन होती है किस डायरेक्शन में, लाइन ऑफ अर्थ ग्रेविटी फील्ड, मैंने आपको बताया, और वर्टिकल लाइन जो होती है वो प्लम लाइन पे जो लाइन होती है उसको वर्टिकल लाइन कहते हैं, और हॉरिजॉन्टल लाइन जो लेवल लाइन के टेंजेंट पे होती है। देखो कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। मान लो ये जो है अर्थ सरफेस है, अर्थ है, मान लो अर्थ का सरफेस है ये, ठीक है, और ये जो लाइन है इसको कहते हैं प्लम लाइंस, और इसी को हम वर्टिकल लाइन भी कहते हैं, और इस लाइन के जो काटते हैं उसको कहते हैं लेवल लाइन। और इस लेवल लाइन पे जो भी टेंजेंट होता है, जहाँ भी आप टेंजेंट ड्रा करोगे वो होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, राइज एंड फॉल मेथड कंप्लीट चेक देता है बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड और फोर साइड पे, और हाई टाइप इंस्ट्रूमेंट मेथड जिसको लाइन ऑफ कॉलिमेशन मेथड भी कहते हैं, ये सिर्फ चेक देता है बैक साइड और फोर साइड पे। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए आपकी स्क्रीन पर, विच मेथड ऑफ कंटूरिंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर हिली टेरेन। तो हिली टेरेन के लिए टैकोमेट्री मेथड, ये जीके पीएससी में भी क्वेश्चन आया था। देखो कंटूरिंग के दो मेथड्स होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मोस्ट एक्यूरेटेड टेडिशियस होता है, ज़्यादा टाइम लगता है। इनडायरेक्ट तीन होते हैं, क्रॉस सेक्शन मेथड, स्क्वायर या ग्रिड मेथड और टैकोमेट्री। क्रॉस सेक्शन मेथड रोड, कैनाल, रेलवे के लिए यूज़ होता है। स्क्वायर या ग्रिड प्लान एरियाज के लिए, और हिली एरियाज के लिए टैकोमेट्री मेथड का यूज़ किया जाता है। देखो गाइस थोड़े से और पॉइंट रहते हैं सर्विंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो भी मैं आपको यहाँ पे करा देता हूँ। If the focal length of the object glass is 25 cm, distance from object glass to Tronian axis is 15 cm, the additive constant is। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन समझना ज़रूरी है। देखो एडिटिव कांस्टेंट होता है F+D, तो फोकल लेंथ इंस्ट्रूमेंट ऑब्जेक्ट ग्लास की 25 सेंटीमीटर है, और D ट्रोनियन एक्सिस से ऑब्जेक्ट ग्लास की दूरी जो है वो 15 सेंटीमीटर होता है। एडिटिव कांस्टेंट F+D 25 + 15 40 सेंटीमीटर, यानी 0.4 मीटर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए आपकी स्क्रीन पर,
इन इफ स्पेसिंग ऑफ क्रॉस हेयर इन ए स्टेडिया डायफ्राग्राम ऑफ ए टैकोमीटर इज़ 1.2 mm। ठीक है, देखो मल्टीपल कांस्टेंट होता है एफ अपन आई, तो आई की वैल्यू 1.2 mm दी है। ऑब्जेक्ट ग्लास जो है वो उसकी फोकल लेंथ 24 सेंटीमीटर, तो मल्टीप्लाई कांस्टेंट क्या हो जाएगा एफ अपन आई, तो 24 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई, इसको हम सेंटीमीटर में करेंगे 0.12 डिवाइडेड बाई फर्दर 2 करते हैं तो 100 आता है हमारा मल्टीपल कांस्टेंट। उसके बाद देखिए कर्व्स, ठीक है, कर्व दो तरह के होते हैं, हॉरिजेंटल और वर्टिकल। हॉरिजेंटल कर्व डायरेक्शन को चेंज करने के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं, वर्टिकल कर्व ग्रेडियंट जहाँ पे वेरी करते हैं वहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। अब देखो हॉरिजेंटल कर्व 3 तरह के होते हैं, सर्कुलर कर्व, ट्रांजिशन और कंबाइंड। सर्कुलर कर्व में हमारा सिंपल कर्व, कंपाउंड कर्व, रिवर्स कर्व आता है। सिंपल कंसिस्ट करता है सिंगल आर्क पे, कंपाउंड करता है मोर देन 2 आर्क्स पे, रिवर्स करता है 2 आर्क्स पे लेकिन जो अपोजिट डायरेक्शन में हो। ठीक है, और ट्रांजिशन कर्व एक जो ऐसा कर्व होता है जो इजमेंट कर्व होता है, स्ट्रेट टू टेंजेंट में प्रोवाइड किया जाता है। ये क्यूबिक पैराबोला, क्लोथोइड, स्पाइरल, क्यूबिक स्पाइरल, लेमनिस्केट, इतने टाइप्स के होते हैं। अब जो सिंपल कर्व है इसके एलिमेंट्स की अगर हम बात करें कि इसके एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, ये देखो डायग्राम में, ये हमारे पास एक टेंजेंट है, रोड आ रही थी। ठीक है, यहाँ से हमें कर्व प्रोवाइड करना है, ये रोड जाएगी और यहाँ पे कर्व खत्म हो गया, फिर टेंजेंट में जाएगी। तो ये यहाँ से पीछे जो होती है रोड, इसको कहते हैं बैक टेंजेंट। जहाँ से कर्व शुरू हो उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कर्व। जहाँ पे कर्व खत्म होगा पॉइंट ऑफ टेंजेंट, उसके बाद जो हमारी रोड होगी इसको कहते हैं फॉरवर्ड टेंजेंट। ये आ गया रेडियस ऑफ कर्व, ये आ गया हमारा लॉन्ग कॉर्ड, सेंटर ऑफ कर्व से सेंटर ऑफ कॉर्ड तक मिड ऑर्डिनेट, और सेंटर ऑफ कर्व से जो हमारा अपेक्स डिस्टेंस है, सॉरी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ अपेक्स डिस्टेंस। तो ये अगर इस बैक टेंजेंट को कंटिन्यू करें, फॉरवर्ड टेंजेंट को कंटिन्यू करें, जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इनके आउटर एंगल को डिफ्लेक्शन एंगल, अंदर वाले एंगल को इंटरसेक्शन एंगल कहते हैं। तो यहाँ पे जो टेंजेंट लेंथ है, ये जो टेंजेंट लेंथ है पॉइंट ऑफ कर्व से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ये होता है r tan phi/2 और phi आ गया डिफ्लेक्शन एंगल। लेंथ ऑफ कर्व यहाँ से ये जो कर्व लेंथ है पाई r phi अपान 180। जो मिड ऑर्डिनेट है ये वाला डिस्टेंस r1 माइनस कॉस phi/2, ये अपेक्स डिस्टेंस r1 माइनस sec phi/2 और लॉन्ग कॉर्ड का डिस्टेंस 2r sin phi/2 याद रखिएगा। उसके बाद देखिए लेंथ वर्टिकल कर्व की कैसे निकलती है, अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन 2 ग्रेड्स डिवाइडेड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड इनटू चेन लेंथ। ठीक है, जैसे मान लो अपग्रेड है G1, डाउनग्रेड है G2, G1 माइनस G2 जो वैल्यू आएगी डिवाइडेड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड हमें पता होता है, और इनटू चेन लेंथ। डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन ए वर्टिकल एंड ए टेंजेंट। देखो वर्टिकल और टेंजेंट का जो डिफरेंस इन एलिवेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। देखो मैं आपको समझाता हूँ ये कैसे होता है। मान लो ये हमारा जो है वर्टिकल कर्व है, ये टेंजेंट है, ये दूसरा टेंजेंट है, पेन ही नहीं चल रहा। अब ये जो वर्टिकल डिस्टेंस क्या आ रहा है पॉइंट ऑफ कर्व से, ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जितना हम टेंजेंट से मतलब इस पॉइंट से दूर जाएंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब देखो ये कर्व है तो इसलिए इसका प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर, क्योंकि ये पैराबोलिक है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सेंट्रीफ्यूगल रेशियो ऑन रोड्स एंड रेलवे। सेंट्रीफ्यूगल रेशियो की वैल्यू रोड्स के लिए 1/4 और रेलवे के लिए 1/8। एगोनिक लाइन ऐसी लाइन होती है जो ज्वाइन करती है उन पॉइंट्स का जिनका जीरो डेक्लिनेशन होता है। लेंस यूज्ड इन एरियल फोटोग्रामेट्री इज हैविंग ए मैक्सिमम एंड मिनिमम कवरेज कैपेसिटी। फोटोग्रामेट्री में जो लेंस यूज होते हैं उनकी मैक्सिमम कैपेसिटी 93 डिग्री होनी चाहिए, कवरेज कैपेसिटी और मिनिमम 63 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, जो बोनिंग रोड्स हैं, ट्रैवलिंग रोड्स हैं, साइड रेल्स और बैटर बोर्ड्स। बोनिंग रोड इस्तेमाल होते हैं ट्रेंचेस के लेआउट के लिए, जैसे सीवर लाइन, पाइपलाइन हो गई एट्सेट्रा। ट्रैवलिंग रोड हॉरिजॉन्टल पीसेस हैं जिनको मूव किया जाता है ग्रेजुएटेड वर्टिकल स्टाफ के साथ। साइड रेल्स हमारे हॉरिजॉन्टल मेंबर्स होते हैं ऑफ द क्रॉस हेड नेल्ड टू पार्ट। बैटर बोर्ड्स स्लोप रेल होते हैं, मतलब स्लोप को कंट्रोल करने के लिए जो फटे लगते हैं लकड़ी के। उसके बाद लास्ट में देखिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है और इनके यूजेस, जैसे फैदोमीटर है, ये साउंडिंग इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर करता है डेप्थ वाटर की ओशन में। साउंडिंग क्या होता है, अंडर वाटर डेप्थ को मेजर करना बिलो द वाटर सरफेस। तो फैदोमीटर साउंडिंग इंस्ट्रूमेंट है जो डेप्थ को मेजर करता है ओशन में। पैसोमीटर डिस्टेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है।
टेलोरोमीटर माइक्रोवेव इंस्ट्रूमेंट है, एल्टीमीटर हाइट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, क्लिनोमीटर एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, और सेक्सटेंट भी इसी पर्पज़ के लिए होता है लेकिन ये बोट से इस्तेमाल होता है। पैंटोग्राफ प्लान एनलार्जिंग इंस्ट्रूमेंट है, मतलब किसी प्लान को अगर एनलार्ज करना है, और घाट ट्रेसर ग्रेडियंट फाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो गाइज़ ये थे सर्वे के क्वेश्चन। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में सॉइल के क्वेश्चन करेंगे, किसी और सब्जेक्ट के करेंगे, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड अकाउंट्स। तो अगर आप तैयारी कर रहे हो GK SSB तो इन वीडियोज़ को ज़रूर देखिए।